हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी आइडियल में मैं आदर्श शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि मैं यूपीएससी के लिए हिंदी माध्यम में निःशुल्क एक कोर्स लाने जा रहा हूँ, जिसमें मैंने वो सिलेबस लक्ष्मीकांत वगैरह GS2 का बताया था। उसी को हम आगे बढ़ाते हुए आज GS पेपर 2 का सिलेबस का एनालिसिस करेंगे। ठीक है, चलिए। तो GS पेपर सेकंड में हमको मेन पॉइंट ऊपर दिया हुआ है, 4 है। 4 पॉइंट को अगर देखें तो वो 4 पॉइंट कौन कौन से हैं? पहला तो पॉइंट दिया है संविधान का, दूसरा पॉइंट दिया है, दूसरा पॉइंट है शासन व्यवस्था, तीसरा पॉइंट आपका आता है IR, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, और चौथा पॉइंट आपका है सामाजिक न्याय। तो इन्हीं 4 टॉपिकों को लेकर आपका GS पेपर 2 बना हुआ है। कुछ व्यक्ति हिंदी माध्यम में ये सोचते हैं कि अगर हम पॉलिटी लक्ष्मीकांत की पढ़ लेंगे तो हमारा पूरा GS पेपर सेकंड खत्म हो जाएगा। क्या ऐसा नहीं है, क्योंकि GS लक्ष्मीकांत ओनली सिर्फ संविधान को कंप्लीट करती है और कुछ बेसिक एस्पेक्ट पूरा करती है बस। बाकी का आपने को ये शासन व्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सामाजिक न्याय हमको अलग से पढ़ना पड़ेंगे। तो चलिए इसको डिटेल में हम एक एक करके सिलेबस को एनालिसिस करते हैं। तो पहला पॉइंट मैंने बताया था आपके लिए, पहला पॉइंट है संविधान। संविधान के अंतर्गत 9 पॉइंट आ रहे हैं इसमें। टोटल अपन सिलेबस में GS पेपर 2 में अगर देखें तो टोटल 20 पॉइंट हैं। अगर हम पहला देखें उसमें तो पहला पॉइंट है भारतीय संविधान। पहला पॉइंट में भारतीय संविधान, भारतीय संविधान। इसके अंतर्गत उन्होंने कुछ दिया हुआ है, जैसे ऐतिहासिक आधार दिया है, विकास दिया है, उसकी विशेषताएं दी हैं, संशोधन दिया है, महत्वपूर्ण प्रावधान दिए हैं और बुनियादी संरचना दी हुई है। आपके लिए ये मैं GS पेपर 2 का सिलेबस जो है मैं इसी वीडियो में आपके लिए प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, चलिए मैं आपके लिए वैसे एक एक पॉइंट बता रहा हूँ, उसकी ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी आपके लिए एक हार्ड कॉपी आप जरूर रखें। तो पहला पॉइंट है संविधान, भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसी में ऐतिहासिक क्या लिखा है? ऐतिहासिक आधार। ऐतिहासिक आधार और विकास। चलिए, इसमें ऐतिहासिक आधार और विकास में लक्ष्मीकांत के शुरू के कुछ चैप्टर दिए हुए हैं, उनके लिए हम इसमें अध्ययन करेंगे। जैसे उसी का पहला चैप्टर है संविधान, ऐतिहासिक आधार, विकास, उसकी विशेषताएं वगैरह। तो इसमें ऐतिहासिक आधार में सिर्फ हम उसी का ऐतिहासिक आधार देखेंगे। अगला पॉइंट इसमें दिया है विशेषताएं। ठीक है, ये भारतीय संविधान की विशेषताएं हैं। ठीक है, एक एक शब्द का अगर हम मतलब देखें तो हम कम से कम अगर इसके नोट्स भी बनाए तो इसके लगभग 5-5 पेज तो आराम से एक एक पॉइंट पे हम लिख सकते हैं। और मेरी आपसे यही गुजारिश है, आप किसी और के नोट्स ना लेकर आप खुद के हैंड रिटन नोट्स बनाएं, जिससे आपको पेपर देने जाएंगे उससे 10-15 दिन पहले आपको रिवाइज करने में बहुत ही आसान होगा।
ठीक है। तो विशेषताएं में एम लक्ष्मीकांत की एक बहुत ही बड़ा चैप्टर दिया हुआ है, खुद एक अलग से दिया है, तो हम वो भी पढ़ेंगे। और प्लस एनसीईआरटी के भी कुछ दिया हुआ है, उसको मिक्स करके हम साथ साथ चलेंगे। अगला दिया हुआ है संशोधन। दरअसल वो संशोधन संविधान में है, भारतीय संविधान में संविधान संशोधन। इसमें हम पढ़ेंगे कि संविधान का संशोधन कैसे होता है। आर्टिकल 368 दिया हुआ है और उसका प्रोसीजर क्या है, कैसे बना, आखिर इसमें संविधान में कैसे संशोधन होगा, कितने बहुमत से होगा, कितनी मेजॉरिटी चाहिए उसके लिए। ठीक है। इसमें लक्ष्मीकांत का एक अलग से ही चैप्टर है। लक्ष्मीकांत को हम संविधान संशोधन का वो मेन चैप्टर हम पढ़ेंगे। और एनसीईआरटी की भी उसमें बहुत ही ब्रॉड, अगर आप चाहें तो इन सब को पढ़ने से पहले हम एनसीईआरटी भी पढ़ सकते हैं। और क्या है, साथ में पढ़ने से हमको एक ब्रॉड माइंड सेट बन जाता है, जिससे आपको अलग से एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं, अलग से लक्ष्मीकांत की पढ़ने की जरूरत नहीं है। और लक्ष्मीकांत को A to Z हम ऐसे नहीं पढ़ सकते कि पहले से शुरू किया और लास्ट तक खत्म, तो उससे तो सिर्फ किताब ही खत्म हो गई। और पीएचडी नहीं करना है अपने को ये निकालना। तो ठीक है, संविधान संशोधन। अगला पॉइंट है इसमें महत्वपूर्ण प्रावधान। महत्वपूर्ण प्रावधानों में जैसे आपने तो सुना ही होगा, जैसे फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार, मूल अधिकार दिया हुआ है। और भी फंडामेंटल ड्यूटीज दिए हैं, डीपीएसपी दिया है, और आपकी प्राइमल दिया है, और आदि सब हम इसी के अंतर्गत पढ़ेंगे। और सबसे पहले हम यही चैप्टर पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत सरल होते हैं, इनसे आपका आधार बनते हुए चल जाएगा। और बाकी का ये जो ब्रॉड ज़्यादा दिक्कत होगी इनको सीखने के लिए। तो सबसे पहले हम या फिर मूल अधिकार पढ़ लेते हैं, प्राइमल पढ़ सकते हैं। इन दोनों में से हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जिससे आपको आसानी हो सीखने में। ठीक है। अगला है बुनियादी संरचना। बुनियादी संरचना दरअसल वो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। केशवानंद भारती वाला केस जो है वो यही पर आधारित है। केशवानंद भारती वाला लक्ष्मीकांत में एक अलग से ही चैप्टर दिया हुआ है, तो उसको हम इससे कवर करेंगे। और एनसीईआरटी में भी बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है कैसे बेसिक स्ट्रक्चर बना है, न्यायपालिका ने क्या किया है, उसमें कैसा निर्णय दिया है, और कब कब उसमें एडिशन हुए हैं। ठीक है। चलिए, ये आपका पहला पॉइंट खत्म हो। तो हमारा अगला पॉइंट है GS2 में सेकंड पॉइंट। उसमें हम देखेंगे संघ एवं राज्यों के कार्य तथा उनके उत्तरदायित्व। ठीक है। इसमें मतलब संघ यानी केंद्र सरकार और राज्यों के जैसे यूपी, MP, CG, बाकी के अदर जो स्टेट हैं उनके कार्य और उनके क्या दायित्व हैं, उनको जनता के प्रति क्या दायित्व बन रहे हैं। अगला पॉइंट है संघीय ढांचे से संबंधित विषय एवं चुनौतियां। संघीय ढांचा क्या, जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के सम्मिश्रण यानी कि उनके सहयोग द्वारा जो ढांचा सिस्टम तैयार होता है, उसे संघीय ढांचा की हम कह सकते हैं। संघीय ढांचे से मतलब इन दोनों में क्या गड़बड़ हो रही है, उनसे संबंधित विषय, आखिर उनमें क्या क्या चुनौतियां हैं, उनसे निपटान के लिए हम संघीय ढांचे में इसमें पढ़ेंगे चुनौतियां। अगला पॉइंट है स्थानीय स्तर पर शक्तियों और वित्त का हस्तांतरण और उनकी चुनौतियां। स्थानीय स्तर पर वो पंचायती राज वगैरह जैसे म्यूनसिपालिटीज हैं और अदर। ठीक है। स्थानीय स्तर पर जैसे पंचायती राज हुआ, नगर पालिकाएं हुई, उन्हीं को हम इसमें पढ़ते हैं। तो आपका तीसरा पॉइंट है कि विभिन्न घटकों के बीच शक्तियों का पृथक्करण। पृथक्करण का अर्थ है अलग अलग करना, यानी कि शक्तियों का अलग अलग होना। घटकों के बीच अर्थात जैसे विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सभी के बीच इनको शक्तियों को कैसे बांटा गया है। ये और कुछ विवाद निवारण तंत्र और संस्थान जैसे PIL अधिकरण वगैरह बनाए हुए हैं, उसकी चर्चा हम तीसरे पॉइंट में करते हैं। इसी को हम सीखेंगे और
पॉलिटी और लक्ष्मीकांत वगैरह में एनसीईआरटी में इसको बहुत ही अच्छे से समझाया। आपका अगला पॉइंट नंबर 4 है, जिसमें लिखा है भारतीय संवैधानिक योजना की अन्य देशों के साथ तुलना। ठीक है, भारतीय संविधान की अन्य देशों के साथ, जैसे भारत की जो संविधान बना हुआ है वो अमेरिका से हमको तुलना करनी है, ब्रिटेन से करनी है, फ्रांस से करनी है, ऐसी अलग अलग देशों के साथ हम तुलना इसमें कर सकते हैं। आपका अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, जिसमें लिखा है संसद और राज्य विधायिका। इन सब के इसके अंतर्गत हम देखेंगे संरचना, आखिर उनका स्ट्रक्चर कैसा है, वो क्या कार्य करते हैं, कार्य का संचालन कैसे करते हैं, उनकी शक्तियां और विशेषाधिकार इसमें देखेंगे, और इन सभी से कैसे विषय उत्पन्न होने वाले हैं हम उनको भी देखेंगे। आपका अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्यपालिका और न्यायपालिका की संरचना। आखिर कार्यपालिका और न्यायपालिका में कैसे कैसे नियुक्ति होती है, कितने सदस्य होते हैं, उन सभी की संरचना और उनमें संगठन और उनके कार्य हम इसमें देखेंगे। सरकार के मंत्रालय, बहुत सारे मंत्रालय होते हैं और उनके अंतर्गत बहुत सारे विभाग होते हैं। ये सभी आप ये करंट का पोर्शन है, जो भी आपके करंट अफेयर में आते हैं विभाग, उनको कंप्लीट वहीं से कर लेंगे। ठीक है, आगे आते हैं प्रभावक समूह। प्रभावक यानी जो प्रेशर ग्रुप्स होते हैं, सरकार को मतलब दबाव बनाते रहते हैं, वो वाले संगठन, जैसे किसान का है और अन्य संगठन हैं जो सरकार पर दबाव बनाते रहते हैं। वो कौन कौन से हैं? बड़े बड़े बिल्डर वगैरह होते हैं जो सरकार पर अपना दबाव बनाते रहते हैं कि ये योजना लाओ, ये योजना लाओ। तो उसके लिए हम इसमें प्रभावक समूह का एक लक्ष्मीकांत में चैप्टर दिया हुआ है, उसको पढ़ेंगे। इसमें अगला है औपचारिक अनौपचारिक संघ तथा शासन प्रणाली में उनकी भूमिका। कुछ ऐसे संगठन हैं जिन अनौपचारिक हैं, औपचारिक हैं, उनकी कुछ शासन प्रणाली में उनकी भूमिका रहती है। आपका अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7, जिसमें हम जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की कुछ मुख्य विशेषताएं देखेंगे। जो इसमें लक्ष्मीकांत में तो मैं ऐसा जन प्रतिनिधित्व अधिनियम का कोई चैप्टर नहीं है, लेकिन कहीं कहीं पर उसकी एक दो कंटेंट दिया हुआ है, लेकिन हम इसको एक चैप्टर मान के चलेंगे और सभी इसकी मुख्य विशेषताएं एक ही साथ देख लेंगे। तो आपका अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 8, जिसमें लिखा है संवैधानिक पदों पर नियुक्ति और उनके विभिन्न निकायों की उनकी शक्तियां, उनके कार्य और उनके उत्तरदायित्व। जोन सा भी हम आयोग या फिर संगठन पढ़ेंगे, उसमें उनकी शक्तियां पढ़ेंगे, उनके कार्य पढ़ेंगे, उनके उत्तरदायित्व पढ़ेंगे। उनमें आयोगों में कौन कौन सी एज ग्रुप के लोग हैं, कहाँ से उनकी नियुक्ति होती है, कौन करता है, इन सभी का हम ओवरव्यू लेंगे। आपका अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, जिसमें लिखा है सांविधिक, विनियामक और विभिन्न अर्ध न्यायिक निकाय। इसमें बहुत सारे आयोग हैं, महिला आयोग और केंद्रीय सूचना आयोग, राज्य सूचना आयोग, सतर्कता आयोग, सीबीआई वगैरह। इन सब का अध्ययन हम इनमें पढ़ेंगे। नीति आयोग वगैरह अदर सब्जेक्ट लक्ष्मीकांत में अलग अलग चैप्टर दिए हुए हैं, उन सभी को हम इसी पॉइंट में कवर अप करेंगे। तो आपका इसी में अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 10। पॉइंट नंबर 10 से आपके सामाजिक न्याय के जितने भी उसके अंदर में सब कंपोनेंट हैं वो शुरू हो जाते हैं, जो आपके लिए करंट रिलेटेड होते हैं। इसके लिए हमको करंट ही पढ़ना पड़ेगा। आप तो कम से कम एक न्यूज़पेपर डेली पढ़ें और उसमें से नोट्स छांटें। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 10 में लिखा है सरकारी नीतियों और विभिन्न क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप और उनके अभिकल्पन तथा कार्यान्वयन के कारण उत्पन्न विषय। इसका अर्थ है जैसे सरकारी नीतियां का जो फील्ड पर उतारी जाती हैं और कुछ क्षेत्रों में विकास के लिए हस्तक्षेप किए जाते हैं, जैसे कहीं पर डैम बनाना है वगैरह, और बहुत सारी योजनाएं जो लागू करनी है उनके लिए, जैसे पर्यावरण पर इफेक्ट पड़ रहा है, उससे क्या क्या चुनौतियां उत्पन्न हो रही हैं, उसके अभिकल्पन और कार्यान्वयन, मतलब उसको लागू करने के लिए उससे संबंधित विषय जो भी उत्पन्न हो रहे हैं उनके कारण, निवारण और उनका निष्कर्ष सहित हम इसमें व्याख्या देखेंगे, जो आपके लिए करंट अफेयर से
कवर हो जाएगी। और अन्य हम देख सकते हैं इसमें कुछ। इसी में आपका अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 11, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग में गैर सरकारी संगठन एनजीओ जो मतलब होते हैं जो जो लाभ के लिए काम नहीं करते, वो वाले संगठन, स्व सहायता समूह, विभिन्न समूह और संघों, दानकर्ता, लोकोपकारी संस्थाएं और संस्थागत एवं अन्य पक्षों की भूमिका किसमें, विकास प्रक्रिया तथा विकास उद्योग में इन सभी की क्या भूमिका है, क्या योगदान है, हम इनको पढ़ेंगे। इसी में आपका अगला टॉपिक है पॉइंट नंबर 12। इसमें दिया है केंद्र एवं राज्यों द्वारा, केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा जनसंख्या के अति संवेदनशील वर्ग वो होते हैं जैसे SC ST वगैरह, और जो जंगल में रहते हैं, वो जो विकास की प्रक्रिया से पीछे छूट गए हैं, वो वर्ग के लिए कल्याणकारी योजनाएं। इन योजनाओं का कार्य निष्पादन मतलब उन जो विकास की प्रक्रिया से छूटे हुए व्यक्ति हैं उनके लिए क्या योजनाएं बनाई हैं और योजनाओं का कैसा निष्पादन हो रहा है। इन अति संवेदनशील वर्गों की रक्षा किस प्रकार से उनकी रक्षा हो रही है, एवं बेहतरी के लिए गठित तंत्र, उनके लिए कौन से आयोग वगैरह बनाए हैं या फिर कोई योजना बनाई है, कोई सी विधि बनाई है या फिर संस्थान बना दिए गए हैं, निकाय वगैरह, तो उनको इस पॉइंट में दिया हुआ है, हम उसको पढ़ेंगे। आपका अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 13, जिसमें है स्वास्थ्य, शिक्षा, मानव संसाधनों से संबंधित सामाजिक क्षेत्र या सेवाओं के विकास और प्रबंधन से संबंधित विषय, यानी कि आपका हेल्थ, एजुकेशन और ह्यूमन रिसोर्सेज जो होते हैं मानव के कल्याण के लिए, उनसे उनको प्रबंधन और उनसे जो उत्पन्न विषय हैं उनको हम इसमें पढ़ते हैं। अगला पॉइंट है गरीबी और भूख से संबंधित विषय। ये आपका GS फर्स्ट में भी दिया हुआ है, तो आपको वहाँ पढ़ना है तो वहाँ पढ़ लें, नहीं तो यहाँ तो हम पढ़ेंगे। तो आपका अगला पॉइंट है शासन व्यवस्था। शासन व्यवस्था में आपके 2 ही पॉइंट हैं। शासन व्यवस्था, पारदर्शिता और जवाबदेही के महत्वपूर्ण पक्ष। ये दरअसल इथिकल टर्म्स हैं, ये हम एथिक्स के पेपर में पढ़ते हैं, लेकिन हम शासन में ये पारदर्शिता, जवाबदेही ये यहाँ भी पढ़ते हैं। उसी में सब पॉइंट है ई गवर्नेंस के अनुप्रयोग, उसके मॉडल, असफलताएं, सीमाएं, संभावनाएं क्या क्या हों, नागरिक चार्टर में पारदर्शिता, जवाबदेही और संस्थागत और अन्य उपाय वगैरह ये होंगी। और अगला पॉइंट है लोकतंत्र में सिविल सेवाओं की भूमिका, जो UPSC वगैरह है और IASओं की, IPS वगैरह की, वो लोकतंत्र को सक्षम बनाने में उनकी भूमिका क्या है। इसमें आपका अगला पॉइंट है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। अंतर्राष्ट्रीय संबंध में उसमें आता है 17वां पॉइंट, भारत एवं इसके पड़ोसी संबंध। पड़ोसी हमारे भारत के जैसे बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और चाइना वगैरह हैं, इनके बारे में हम संबंध पढ़ेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है द्विपक्षीय, क्षेत्रीय, वैश्विक समूह और भारत से संबंधित और अथवा भारत के हितों को प्रभावित करने वाले करार। बहुत सारी ऐसी संधियां हुई हैं विभिन्न देशों के साथ जो भारत को प्रभावित करती हैं, उनको हम पढ़ेंगे। और दरअसल ये करंट से रिलेटेड होते हैं सभी, जिनको आप करंट से अपडेट कर सकते हैं। अगला पॉइंट है भारत के हितों, भारतीय परिदृश्य पर विकसित तथा विकासशील देशों की नीतियां तथा राजनीति का प्रभाव। जो विकासशील देशों की नीतियां हैं और विकसित देशों की नीतियां हैं, उनका भारतीय हितों के, भारतीय परिदृश्य में उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उनके हमारी राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको हम इसमें पढ़ते हैं। तो एट लास्ट अपना GS पेपर सेकंड में अपना आखिरी का पॉइंट है IR में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और मंच, उनकी संरचना और अधिदेश। बहुत सारे संगठन हैं अपने, जैसे WHO है, WTO है, NATO वगैरह और UNSC, ऐसे अदर बहुत सारे संगठन हैं। उनकी हम संरचना देखेंगे, उनके कार्यदेश देखेंगे,
महत्वपूर्ण बहुत सारी संस्थाएं हैं, उनके बारे में हम ओवरव्यू देखेंगे। तो आई होप मैंने जो सिलेबस आपको समझाया है वो आपको पसंद आया होगा। अगर ये आपको पसंद आता है तो ये आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब